हेलो एंड वेलकम टू सिविल कोड आईएएस। दिस इज़ आवर प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज। हमारा ये 2024 का प्लेलिस्ट चल रहा है। इसमें आपको 10 से 12 वीडियो देखने को 11 से 12 वीडियो देखने को मिल सकता है, पर ध्यान रखें कोई कोई 10 मिनट की है, कोई कोई 20 मिनट की है, क्योंकि वो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 2 या 3 क्वेश्चन करके ही रिकॉर्ड करके या फिर 4-5 क्वेश्चन करके ही एक छोटी सी वो वीडियो बना देते हैं। तो आप ज़्यादा बड़े प्लेलिस्ट देख करके घबराएं नहीं, आराम से इसे करते जाए। अगर आप पूरी बारीक डिटेल से ऐसे ही अगर एक एक क्लास आप करते रहें तो आपको पीवाईक्यू समझने और देखने के लिए कहीं भी और नीड नहीं पड़ेगी। एक बार आप ठीक से देखें, अपने ऑफिशियल पेपर ये निकलवा करके सामने लेकर बैठे और जहाँ जहाँ आपको नीड हो आप नोट्स बनाते चलेंगे, थोड़ी हाईलाइट करते चलेंगे, तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि अगली बार रिवीजन करने के लिए आप तुरंत रिवीजन कर लेंगे। हम ये अभी ईयर वाइज कर रहे हैं। ईयर वाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑफिशियल पीवाईक्यू जैसी है उसी तरीके से हम कर रहे हैं, उसी सिस्टम के हिसाब से, ताकि हम पीवाईक्यू इतनी बार देख लें कि एग्जामिनेशन हॉल में हमें ऐसा कुछ नया ना लगे, या इसमें जितनी भी ट्रिक है वो सारे हम समझ पाए और इस्तेमाल कर सके उसका। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही पूछ रहा है कि सही कौन सा है। ठीक, अब देखते हैं। पहला है, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ संविधान के भाग 9 क में दी गई है। यानी ये कोई भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं है। आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, तो उसमें भाग 1 में ये है, भाग 2 में ये है, भाग 3 में ये है, ऐसे दिया हुआ रहता है। तो उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या भाग 9 क में नगर पालिका है। फिर देखते हैं 2 नंबर, आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिया गया है। यानी पहले हमारा कौन सा भाग पूछा कि भाग 9 क में क्या है, भाग 18 में क्या आपात उपबंध है। फिर तीसरा ऑप्शन है कि संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध जो है संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। तो हम एक बेसिक देख लेते हैं कि कौन कौन से भाग में कौन कौन क्या क्या उपबंध है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या सही है क्या गलत है। तो हम देखते हैं बेसिक क्या है। अब आते हैं भाग में। तो इसके जो कुछ बेसिक भाग है जो आप खुद से देखें, वो हम भाग 9 नहीं देखेंगे, क्योंकि भाग 9 में वो जो पहला कथन दिया हुआ है वो सही है, क्योंकि भाग 9 में जो है वही पंचायत और नगर पालिका वाली है 9 क में। ये देखिए भाग 20 में क्या है, अनुच्छेद 352 से 360 यानी आपात उपबंध की बात करते हैं, और भाग 20 में जो है संविधान संशोधन से संबंधित उपबंध है। बाकी अब जितने भी भाग है, जैसे भाग 11, 12, 13, 11 में जो है संघ राज्य संबंध है, 12 में है वित्त संपत्ति अनुबंध से संबंधित है। तो ये एक बेसिक और ये स्टार्टिंग फेज होती है कि जब हम कोई भी अगर पॉलिटी या कोई भी लक्ष्मीकांत जैसे कोई बुक पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में ये बार बार देखते रहते हैं। तो इसे देखते रहे ताकि इससे जो है एक समझ भी विकसित होती है और आपको याद भी हो जाएगा वो क्षेत्र। ठीक, तो हमारा भाग 9 क में क्या है, नगर पालिका है चर्चा। भाग 18 में आपात उपबंध है 352 से लेकर 360 तक, और भाग 20 में संविधान के संशोधन से संबंधित भाग है, और ये जो है आर्टिकल 368 की चर्चा है संविधान संशोधन विधेयक की। तो इसमें हमारा आंसर हो गया 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक, 75 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संविधान के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, मतलब ये संविधान में दिया हुआ होना चाहिए। ये जो भी प्रावधान है वो संविधान में चर्चित होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य का विषय है। अब ये ध्यान दें, ये ऐसी क्वेश्चन है जो कॉमन सेंस से सही हो सकती है। अब कैसे? अंतर्राज्यीय का क्या मतलब होता है? 2 स्टेट की बात कर रहा है, यानी इंटर स्टेट। एक होता है अंतर्राज्यीय और एक होता है जो अंतर्राज्यीय राज्यीय होती है। तो ये जो है एक ही स्टेट की बात करती है कि एक स्टेट है, उसी में आप कहीं यहाँ जा रहे हो, कहीं यहाँ घूम रहे हो। पर अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट की बात करता है, और ये इंट्रा स्टेट, और ये है इंटर स्टेट। तो इंटर स्टेट 2 स्टेट की बात करता है, स्टेट 1 स्टेट 2। वहाँ आप व्यापार या कुछ भी जो भी करना है तो 2 स्टेट की बात करता है। तो कह रहा है कि क्या अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक विषय है? कैसे हो सकता है? आप बताओ कि अगर 2 राज्यों या 3 राज्यों 4 राज्यों में व्यापार हो रही है तो वो एक राज्य सूची के विषय में कैसे हो सकता है? तो वो तो ऑब्वियसली केंद्र के हो जाएगा। तो ये जो है हमारा गलत हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, बी, कि अंतर्राज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। फिर वही बात कि अंतर्राज्यीय प्रवासन की बात कर रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अंतर्राज्यीय यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, किसी और राज्य में जाना। तो अंतर्राज्यीय यानी दूसरे 2 या 3 राज्यों की बात कर रहा हो, जब एक राज्य के अंदर ना होकर के अलग अलग राज्यों की बात हो रहा है तो वो राज्य सूची के अधीन कैसे आ जाएगा? तो ये भी गलत हो जाएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। फिर ये कह रहा है कि अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। ठीक, तो अंतर्राज्यीय संगरोध का जो मतलब होता है, संगरोध का मतलब होता है क्वारंटाइन। ठीक,
तो क्वारंटाइन जो होता है यानी अंतर्राज्यीय संगरोध यानी रोकना, यानी देखो आप अगर इसको ब्रेक करें तो संघ मतलब साथ और रोध मतलब रोकना, किसी को आइसोलेट करना, किसी भी प्रोविजन के लिए क्वारंटाइन करना। तो अंतर्राज्यीय संगरोध जो है संघ सूची के अधीन एक संघ का विषय है। ऑब्वियसली बात है, संगरोध जो है, चाहे अब इसका एग्जाम्पल देखें जैसे कोरोना में क्वारंटाइन करना, किसी कुछ प्रोविज़न हो गया तो किसी लोगों को या कुछ भी लोगों को कुछ भी प्रोविज़न को एक आइसोलेट कर देना, अलग कर देना, रोक करके रखना। तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि हाँ ये होगा या नहीं, तो ये दो तो ऑप्शन कट गए। अब इसको देखते हैं, फिर आगे के देखते हैं। निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य का विषय है। तो अगर मान लेते हैं ये निगम कर की बात कर रहा है, कोई कंपनी है, मान लेते हैं अंबानी की कंपनी है और वो नेशनल लेवल की कंपनी है, तो राज्य उसको कैसे उससे निगम कर लेगा, तो वो राज्य सूची का विषय हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस से भी, वैसे भी अगर आप इकोनॉमिक्स की बेसिक भी पढ़े होंगे तो ये तो आइडिया रहता है कि निगम कर केंद्र सूची का विषय है, उस पर डायरेक्ट टैक्स लगता है, प्रत्यक्ष कर लगता है। तो किसी भी ऐसे प्रावधान जिस पे अगर प्रत्यक्ष कर लगता है तो वो केंद्र सरकार के अधीन आएगा, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो निगम कर जो है वो क्या हो गया, केंद्र सूची के विषय में, वो संघ सूची के विषय में आ जाएंगे, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अब इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हो। अब आप ये समझे कि जब व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच हो तो उसे नियंत्रित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, न कि राज्य के पास। तो ये ध्यान रखें, अंतर्राज्यीय व्यापार जो है वो राज्य सूची का विषय नहीं होगा। अब भाग 13 में यही कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम करने का कुछ प्रावधान है। अब 301 में क्या है, तो व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। 302 में क्या है, तो ध्यान रखें ये 301 है, 300A अलग होती है, 300A या 300 क जिसको बोलते हैं वो अलग होती है। उसमें संपत्ति का अधिकार है, जो पहले मूल अधिकार था वहाँ से उसको हटा करके संपत्ति के अधिकार में प्रोविज़न कर दिया गया हुआ है। अगर 302 की बात करें तो व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित, यानी कुछ प्रतिबंध अधिरोपित करने के संसद को शक्ति दी हुई है संविधान द्वारा। 303 की बात करें तो व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन है, कि संघ और राज्य की जो विधायी शक्ति है उस पर कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 304 की बात करें तो राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन है, राज्यों के बीच, ठीक, इंटर स्टेट की बात कर रहा है। तो आप समझे कि ये भाग 3 में जो है, जो भी व्यापार, वाणिज्य और यानी भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित कौन से है, भाग 3 में। और आर्टिकल सबसे ज़्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो 301, 302, 304, 3 और 304 है ये। फिर आगे देखें तो वही बात हो गई कि राज्य केवल अपने भीतर के प्रवासन यानी इंट्रा स्टेट, ना कि इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट को नियंत्रित कर सकता है, राज्यों के बीच नहीं, ठीक। संगरोध मतलब वही समझे कि संगरोध की आवश्यकता, जैसे महामारी नियंत्रण के लिए क्वारंटाइन करना, संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए, स्वास्थ्य आपात स्थिति के लिए कुछ क्षेत्रों को क्वारंटाइन कर देना। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई MP की उज्जैन क्षेत्र है, उसको कुछ टाइम के लिए उसको क्वारंटाइन कर दिया गया कि वहाँ ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। ये विषय जो है राष्ट्रीय स्तर के है, इसीलिए संघ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो ये जो हमारा प्रश्न था, ये हमारा प्रश्न था केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड। तो केंद्र राज्य संबंध से भी देखें कि आप इस तरीके से नहीं पूछ रहा है कि कौन सा केंद्र राज्य सूची है, कैसे है, क्या है। ये देखिए, अगर पूछ भी रहा है कि क्या ये राज्य का विषय है, क्या ये नहीं है, केंद्र सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, तो मोटा मोटी एक आप ऐसे पढ़े कि वो रटने के बजाय, फैक्ट्स याद करने के बजाय एक ध्यान में आ जाए कि कौन सी केंद्र सूची के विषय में आ सकता है और कौन से राज्य सूची के विषय में आ सकता है, ठीक। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है। तो ये निजता के अधिकार आया था 2017 में पुट्टास्वामी केस में, ठीक। पुट्टास्वामी केस में जो है निजता के अधिकार का प्रोविज़न किया गया। तो ये जो आता है आर्टिकल 21 का ही यह व्याख्यायित रूप है। मतलब पहले आर्टिकल में क्या था कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी बोलते हैं, उसी की धीरे धीरे व्याख्या कर करके बाद में बहुत सारे उसमें अधिकार ऐड किए गए, जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, फिर सूचना का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार ही है। तो 2017 में पुट्टास्वामी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करके ये जजमेंट दिया कि निजता का अधिकार जो है वो भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगी। तो आर्टिकल 21 की अगर शब्दशः पढ़े तो क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 21 में कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये कह रहा है कि कुछ ऐसे यानी जो कानून बना करके ही उसको वंचित किया जा सकता है, अन्यथा उसका नहीं किया जा सकता। यानी राज्य मनमाना आदेश या कोई भी कार्यकारी आदेश पारित करके इसका उल्लंघन नहीं कर सकती है, कोई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही इसका उल्लंघन कर सकती है, वो भी अब ये नहीं है। इसका प्रोविज़न आप जब भी आर्टिकल 21 पढ़े तो उसमें पढ़े कि एक होती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक होती है विधि की समुचित प्रक्रिया, ठीक है।
तो ये दोनों को बहुत ही अच्छे से पढ़े। समुचित ये यूएसए से लिया गया है और जो स्थापित है इसका प्रोविज़न जापान से है। तो ये दोनों को बहुत ध्यान से पढ़े कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है और विधि की समुचित प्रक्रिया क्या होती है। वैसे ये हमने पिछले 2023 के पेपर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर 21 क की बात करें, आर्टिकल 21 का ए, राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये शब्द ध्यान रखें, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। यानी देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो बुक होती है उसकी ये स्क्रीनशॉट है, कितनी ये टफ वैसे लैंग्वेज देता है ये। तो आप सीधा ध्यान रखें कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य होगा। वो कर्तव्य नहीं बल्कि एकदम अनिवार्य ही है वो। तो अगर हम इसमें अब एक एक आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 15, फिर अनुच्छेद 19 और फिर 16, तो अब आप देखें समता का अधिकार है 14 से 18 मूल अधिकार में है। ये मूल अधिकार का भाग, मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, ठीक। उसमें 14 से लेकर के 18 समता का अधिकार, फिर 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। तो आप देखें 14 में क्या है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब आपका काम क्या है, ये बहुत डिटेल में कैसे पढ़े, तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण ये दोनों अलग अलग है और दोनों को बहुत ही ध्यान से पढ़े कि विधि के समक्ष समता जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है और विधियों के समान संरक्षण जो है ये यूएसए से लिया गया है। ये जो है विधि के समक्ष समता ये डायसी की देन है, ब्रिटिश न्यायविद है एबी डायसी, उन्हीं की देन है। इसका एक मेन कीवर्ड क्या है, द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ, एक मैं सीधे सीधे अगर मोटा मोटी बताऊं तो विधि के समक्ष समता का तात्पर्य है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा या विशेषाधिकार नहीं करेगा। कानून सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो राजा हो या अगर कोई चोर है या राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, सभी के लिए कानून बराबर है। अगर मान लेते हैं कि एक है अंबानी और एक आप है, दोनों ने एक ही गलती किया तो दोनों को एक ही गलती के लिए बराबर दंड दिया जाएगा, पहला। दूसरा, राज्य भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वंचित वर्ग को भेदभाव की ज़रूरत भी हो कि उसके भेदभाव करके उसके पक्ष में कुछ सकारात्मक कार्य किया जा सकता है तो भी नहीं करेगा वो। तो ये जो है ये निगेटिव अवधारणा है। निगेटिव कैसे है, क्योंकि ये भेदभाव की मनाही करता है कि भाई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे अगर किसी के पक्ष में भेदभाव करने से उसको फ़ायदा मिल रहा है तब। जबकि विधियों का समान संरक्षण यूएसए से किया है, ये कहता है कि भेदभाव किया जा सकता है। भेदभाव कैसे किया जा सकता है कि मान लेते हैं कि जो बहुत लंबे टाइम से पिछड़े वर्ग है, वंचित वर्ग है, जिनको समाज के मुख्य धारा में नहीं है, समाज के सभी वर्ग बराबर नहीं है, तो अब एससी एसटी को बराबर लाने के लिए समाज के, जैसे मान लेते हैं ये जनरल कास्ट है, जनरल है और ये एससी एसटी है, तो ये इनकी हाइट ये यहाँ तक है, हाइट इन द सेंस कि वो यहाँ तक डेवलप हो चुके हैं, पर ये अभी यहीं तक है, इनको भी यहाँ तक लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। तो ये तो एससी एसटी के पक्ष में भेदभाव किया गया। तो यही कहता है विधियों के समान संरक्षण कि हाँ, जो नीड है, परिस्थितियों के अनुसार जिनको नीड है उनके पक्ष में भेदभाव किया जा सकता है। अब विधि के समक्ष समता जो है आर्टिकल 14 के, वो कुछ अपवाद है, जैसे 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो पद पर रहते हुए कुछ उन्मुक्तियाँ प्राप्त है, यानी पद पर रहते हुए अगर कोई आपराधिक कृत्य करते हैं तो उनको जेल या कारावास नहीं हो सकती। वैसे बहुत सारे अपराध हैं तो अपवाद है, तो उसमें आप डिटेल में पढ़ें। आर्टिकल 15 की बात करें तो 15 में क्या है, भेदभाव की मनाही करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। 5 चीज़ है वो, जन्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। पहला जन्म, दूसरा मूलवंश, तीसरा जाति, चौथा लिंग और 5वां जन्म स्थान। तो ये आप ध्यान रखें क्या है उसमें 15(1) में कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ये शब्द ध्यान रखें, केवल, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि केवल इस बेस पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है, बाकी किसी अन्य बेस पे भेदभाव किया जा सकता है। ये संविधान में यही वर्णित है कि केवल इसके बेस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसके बेस पे? तो 5 चीज़ें, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर। 15(2) में क्या कहता है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, वो राज्य और निजी दोनों पे लागू होगा। वो इसी के ये डिटेल दिया हुआ है। कहने का मतलब 2 है कि राज्य पे भी लागू होगा और निजी कंपनी, निजी व्यक्ति या निजी निकाय पे भी वो लागू होगा। ठीक, 15(3) में है। अब ये 15(3) और 15(4) अपवाद है। हमारा 15 आर्टिकल 1-2 क्या कहता है कि भेदभाव की मनाही है।
पर 15(3) कहता है कि भेदभाव किया जा सकता है, स्त्रियों और बालकों के पक्ष में कोई विशेष उपबंध करने के लिए भेदभाव किया जा सकता है। तो अपवाद हर चीज़ में है, 14 में भी अपवाद है, 15 में भी है। 15(4) क्या कहता है कि अनुच्छेद 29 के खंड 2, आप 29 छोड़ो, सीधा समझो कि SC ST और OBC। 15(3) में क्या है तो स्त्रियों और बालकों, और 15(4) में SC ST और OBC के पक्ष में भेदभाव किया जा सकता है जो वंचित है। ऐसा नहीं कि किसी के लिए भी, जो वंचित है, जिनको नीड है, उनके पक्ष में जो है भेदभाव किया जा सकता है। जैसे किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए, पिछड़े हुए, फिर जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध किया जा सकता है। ठीक। 5 में क्या कहता है, ये 93 संविधान संशोधन 2005 में ऐड किया गया बाद में, ये पहले नहीं था। और 6 भी है, वो बाद में ऐड किया गया, 15(6) भी वो ऐड किया गया 103वें संविधान संशोधन 2019 में 15(6) ऐड कर दिया गया। तो इसी में जो है OBC को 27% आरक्षण का प्रावधान करता है। तो OBC को 27%, फिर SC को कितना है तो 15% और ST को 60.5%। तो ये आरक्षण याद करने की नीड नहीं है, फिर भी अगर याद रखना हो तो आप ऐसे याद रखो कि सबसे डाउन मतलब जो सबसे वंचित वर्ग है वो कौन से, ST आते हैं, जनजाति। तो उनको आरक्षण जो सबसे नीचे है उनको 7.5% आरक्षण मिला है। उनसे ऊपर क्रम के हिसाब से बात कर रहा हूँ वंचित वर्ग में, आप कास्ट वाइज ना देखें, इसे गलत तरीके से ना ले। मैं बात कर रहा हूँ जो सबसे वंचित है, फिर उससे कम वंचित है, फिर उससे कम वंचित है। तो सबसे कम ST हो गए 7.5, फिर उसके बाद SC 15, फिर उसके बाद OBC क्या है 27% आरक्षण है ये। 15(6) में जो है EWS को 10% आरक्षण प्रावधान किया गया है। तो आप जब भी लक्ष्मीकांत पढ़े तो इसमें बहुत ही डिटेल से पढ़े, अच्छे से पढ़े समझ करके। अब ये आरक्षण वगैरह जो दिया गया है वो सरकारी संस्थान तो है ही, उसके अलावा निजी में भी ये दिया जाएगा आरक्षण। अब ध्यान रखें 15 और 16 में एक अंतर है। 15 जो है वो संस्थान से रिलेटेड है कि संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा, पर 16 क्या कहता है कि वो जॉब की बात करता है। ध्यान रखें दोनों में आरक्षण है कि 16, 4, 5, 6 में आरक्षण दिया गया है, 5, 6 में, पर 15, 5, 6 में क्या है संस्थान है, यानी 15 में शैक्षणिक संस्थानों की बात करता है, पर 16 में जॉब से रिलेटेड बात करता है। तो ये बहुत ही माइन्यूट अंतर है, हम ध्यान नहीं देते हैं, हमें समझ में नहीं आता, कन्फ्यूज कर जाते हैं कि 15(5) में 15(6) में भी आरक्षण दिया हुआ है, फिर 16(5) में भी आरक्षण दिया हुआ है। तो 15 में है संस्थान से संबंधित शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन यानी, और 16 में जो है जॉब से यानी सरकारी नियोजन से संबंधित। तो देखते हैं 16 आर्टिकल क्या कहता है। 16(1) कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, यानी सीधा कहे तो लोक नियोजन के संदर्भ में जो है अवसर की समानता होगी, यानी सभी को समान अवसर दिया जाएगा पब्लिक वो जॉब में। दूसरा कहता है 16(2) कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव या जन्म स्थान या निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक का पात्र होगा और न ही उससे विभेद किया जाएगा। यानी कह रहा है इन सारे प्रोविज़न केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उसी को वो उद्भव, जन्मस्थान, और ये निवास, अब निवास का मीनिंग हम समझेंगे, के आधार पर कोई नागरिक या तो अयोग्य नहीं होगा और न ही उसके साथ भेदभाव किया जाएगा। निवास का क्या मतलब होता है? निवास का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि आप हो MP से, और अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने ये लागू किया, या हरियाणा में, कि जो कर्नाटक या हरियाणा के मूल निवासी है वो क्या करेंगे, अगर कोई जॉब निकलेगी तो उनके लिए 80% सीटें रिजर्व कर दी जाएगी। तो ये तो हो गया भाई कि निवास के शर्त पे आप भेदभाव कर रहे हैं, जबकि क्या कहता है 16(2) कि आप निवास के शर्त पे भेदभाव नहीं कर सकते। तो आगे चल करके ये अपवाद हो जाएगा, हम देखेंगे इसमें। 16(3) क्या कहता है, तो 16(3) ही ये कहता है कि निवास के बेस पे रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो यही अपवाद हो गया। 16(2) कह रहा है कि भाई आप निवास के तौर पे भेदभाव नहीं कर सकते उसको आधार बना करके, पर 16(3) कह रहा है कि नहीं, आप कर सकते हो कि कोई भी, जैसे बहुत सारे राज्य है वो अपने स्पेशल वहाँ के लोगों के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर सकते हैं वो। अगर 16(4) की बात करें तो इस अनुच्छेद में जो है राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के, ठीक है, किसी वर्ग के पक्ष में भेदभाव किया जा सकता है। यानी अगर हम देखें तो आप ये देखो 16(3) निवास की शर्त के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। 16(4) में क्या कह रहा है कि नियुक्ति OBC के लिए पद सृजन की बात करता है कि भाई नियुक्ति के संदर्भ में OBC के लिए कुछ स्पेशल अलग से पद या पोस्ट रखा जा सकता है वो। 16(4)A क्या बात करता है कि SC ST को पदोन्नति दिया जा सकता है। पदोन्नति का मतलब है परिणामी ज्येष्ठता का सिद्धांत। इसका मतलब होता है कि मान लेते हैं एक व्यक्ति है राम और एक व्यक्ति है श्याम, ये है SC से और ये है
जनरल्स हैं, ठीक। दोनों एक ही बार किसी एक पद पे नियुक्त होते हैं। मान लेते हैं कि 4 जनवरी को दोनों एक बार नियुक्त हुए, ठीक। अब ये क्या हुआ कि 1 साल बाद फिर अगले 4 जनवरी को इसको मिल गया प्रमोशन और इसको नहीं मिला। तो जिस दिन ये प्रमोशन मिल गया, भले दोनों एक ही बार नियुक्त हुए थे, पर ये इसके सीनियर हो गए। भले ही दोनों में योग्यता बराबर हो, पर इसको SC ST के बेस पे, यानी वंचित वर्ग के पक्ष में वो आरक्षण के बेस पे इससे प्रमोशन जल्दी मिल गया, तो वो सीनियर हो गया। तो वही होता है परिणामी ज्येष्ठता, यानी कॉन्सिक्वेशनल वो सीनियोरिटी। तो इस पे क्वेश्चन आ चुका है 16(4)A पे PYQ में, तो इसीलिए बहुत ध्यान से रखें। 16(4)A को जो है आर्टिकल 335 से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा है। 335 क्या कहता है? 335 जो है 16(4)A पर लिमिटेशन लगाता है। 135 कहता है, सॉरी 335 कि मान लेते हैं राज्य इतना ज़्यादा आरक्षण ना दे दे कि नॉर्मल लोगों का भी प्रमोशन हो जाए और जो योग्य व्यक्ति है वो रह जाए। तो इसीलिए 335 जो है ध्यान रखें 16(4)A पर लिमिटेशन लगाता है, यानी उस पर सीमाएँ आरोपित करता है। 16(4)B क्या कहता है? 1 वर्ष में खाली आरक्षित रिक्ति, यानी बैकलॉग वैकेंसी। ये क्या है? मान लेते हैं अभी क्या चल रहा है 2025, फिर 2026। तो 2025 में SC या ST के लिए जो है 4 पद निकले, स्पेशल रिजर्व कर दिए गए कि इस जॉब में जो है 4 SC ST के लोग होंगे, पर उसमें 3 ही भर पाए या 2 भर पाए, 2 बच गए। तो 2 को जो है अगले साल के लिए 2026 के लिए आरक्षित रख लिया जाएगा। मान लें कि 2026 में फिर 4 पद वो रिजर्वेशन कर दिए गए, तो ये जो 2 जो है इसमें जुट जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो वही कहता है 1 वर्ष का खाली आरक्षित रिक्ति, यानी इस वर्ष जो नहीं भरा, फिल नहीं हुआ, तो वो अगले वर्ष के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। ये केवल SC ST के संदर्भ में है। 16(4)B ध्यान रखें ये। फिर 16(5) क्या कहता है कि धार्मिक संस्था की बात करता है कि उससे संबंधित अनुयायी या उससे संबंधित व्यक्ति को ही ये दिया जा सकता है कि मान लेते ये एक धार्मिक संस्था है, तो राज्य आदेश दे सकता है कि इससे जो रिलेटेड व्यक्ति है, इससे जो संबंधित व्यक्ति है, केवल वही इसमें प्रवेश पा सकते हैं या जा सकते हैं या फिर कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, अन्य नहीं जा सकते। तो ये भी एक रिजर्वेशन ही है। और EWS को 10% आरक्षण देता है 16(6) में भी। तो ध्यान रखें 15(6) में भी EWS को 10% आरक्षण है, 16(6) में भी है। पर ये क्या है? ये शिक्षा संस्था की बात करता है, जबकि ये 16(6) जॉब की बात करता है। तो फंडामेंटल राइट्स में जो है आप ये समझिए कि आप जितनी भी डिटेल से पढ़ें बहुत कम है। बहुत अच्छे से पढ़िए फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि उसमें आप जितनी डिटेल से पढ़ेंगे मज़ा भी आएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अगर जहाँ आपको दिक्कत होती है वहाँ गूगल का हेल्प ले या फिर वो बेयर एक्ट का हेल्प ले, उसे समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। पर जैसे इंग्लिश मीडियम के लिए PM बख्शी की आती है, हिंदी मीडियम के लिए एक वो आती है सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की आती है, उसमें दिक्कत होगी। जहाँ दिक्कत हो ChatGPT का यूज करे या फिर गूगल का यूज करे, पर बेयर एक्ट से पढ़े उसे, क्योंकि मौलिक अधिकार में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही है। सारे प्रोविज़न तो आर्टिकल के अंतर्गत ही है, ठीक। अब 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कर्तव्य कौन कौन से हैं? अब ये इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो किसी भी सब्जेक्ट से नहीं है इंटरनल सिक्योरिटी के अलावा, तो ये मेंस के सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ गए हुए हैं। तो अब देखिए करंट अफेयर्स में हमें क्या है कि हर जितने भी डायमेंशन है सभी को कवर करने पड़ेंगे। अब ये नहीं कह सकते कि सोशल सिक्योरिटी यानी उससे क्वेश्चन नहीं आएगा फिर इससे नहीं आएगा। तो प्रायः जो है अब देखिए ये 2024 की है और ट्रेंड बदल रही है अब। तो मान लेते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में ये मुझे पता नहीं था कि सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में जो है CDS। अब CDS के बारे में तो ऑब्वियसली सुने होते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो तीनों सेना होते हैं उसके सलाहकार प्रधान सलाहकार होते हैं। तो अब क्या कह रहा है कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अस्थाई अध्यक्ष, मान लेते हैं, ठीक है नहीं पता, इसको हम डाउट में रख देते हैं। फिर दूसरा है तीनों सेवा प्रधानों यानी सर्विस चीफ, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयर हो, उस पर सैन्य कमान का प्रयोग करना। तो आप कैसे पॉसिबल है? आप जब पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो उसमें ध्यान रख, एकदम बेसिक सी बात है कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च सेनापति होता है। वो तीनों सेना का वो कमांडर या सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च सेना का जो है अध्यक्ष होता है वो, तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा। तो आप सीधे इसको 2 को तो आराम से काट सकते थे अगर ध्यान से पढ़ते तब। ये ऐसा क्वेश्चन है कि इस तरीके की क्वेश्चन अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में देखते हैं तो पहले ही माइंड में आ जाता है कि यार इसने ये तो नहीं पढ़े हुए तो नहीं बनेगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें कि ऑप्शन में ही आंसर छिपी हुई रहती है। अगर इसको बहुत बारीकी से पढ़े हुए रहते हैं कि तीनों सेवा प्रधान यानी सर्विस चीफ पर सैन्य कमान का प्रयोग करना, ठीक है, क्या प्रयोग करता है नहीं करता है, पर तीनों सेवा चीफों के प्रधान कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं तीनों सेवा प्रधान। तो अगर हम 2 काट देते इसमें, ये कट गया
और ये कट गया, तो हमारा आंसर क्या बचा था, डी बचा था। 1 और 3 कि सभी तीनों सेवाओं यानी ट्राई सर्विस के विषयों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार होते हैं। ये कौन, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस। तो अब हम एक बार सीडीएस के बारे में जान लेते हैं कि सीडीएस क्या है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सीडीएस तो पूछ लिया, तो फिर हम इसके बारे में क्यों जाने। अब पूछ लिया तो हम जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है या कोई भी हो, अपना मटेरियल या कुछ भी कैसे तैयार करता है, पीवाईक्यू के बेस पे, क्योंकि वो उस पीवाईक्यू के वजह से हमें पता चलता है कि वो पूछ क्या रहा है, उसकी थीम क्या है, ताकि उससे रिलेटेड आगे भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। यूपीएससी का यही पैटर्न होता है, तो इसीलिए हम इतनी डिटेल ले जानते हैं उसके बारे में, हर एक टॉपिक और हर एक कीवर्ड्स की डिटेल जानते हैं, ताकि उससे रिलेटेड कभी भी कोई भी प्रोविज़न आए तो आराम से क्लियर कर सके। और अगर आप सभी पीवाईक्यू कर लेते हो तो आप मोटा मोटी कुछ भी अगर आप नहीं पढ़े हो मान लेते हैं, फिर भी आप 20 क्वेश्चन अगर पूरे पीवाईक्यू पे अच्छे से कमांड है तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। 20 क्वेश्चन आराम से आपको सही हो जाएगी, बेझिझक आराम से। मान लेते हैं आपको सारे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपको सारे सब्जेक्ट में, आपकी बहुत कमांड अच्छी है। अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन का बेनिफिट मिल जाएगा केवल पीवाईक्यू से। मान लेते हैं आपने 40 क्वेश्चन सॉल्व किया अपने नॉलेज के बेस पे, 20 क्वेश्चन सीधा सीधा पीवाईक्यू के बेस पे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, इतने बेनिफिट होते हैं ये। सीडीएस की बात करें, अब चलते हैं टॉपिक पे। सैन्य कार्य विभाग यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये सैन्य कार्य विभाग के अंतर्गत है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। सीडीएस की नियुक्ति पहली बार 2019 में की गई और 2020 से डीएमए के प्रमुख के रूप में कार्य करना शुरू किया। कौन, तो सैन्य कार्य विभाग, सीडीएस। उनका उद्देश्य जो है तीनों सेनाओं में एकीकृत सैन्य ढांचा बनाना है, यानी एक समन्वय करना है तीनों सेनाओं में। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, तो ये सही है। पहले चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष बारी बारी से बनता था, लेकिन सीडीएस बनाए जाने के बाद वह स्वतः ही परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन गया। ठीक है, अर्थ। अब देखें आगे की बात करें, अब यह पद जो है अस्थायी रूप से सीडीएस के पास है। तीनों सेवा प्रधानों पर सैन्य कमान का प्रयोग करना, तो हमने अभी समझा कि तीनों सेवा प्रधानों पर सैन्य कमान जो है किसका रहता है, तो वो राष्ट्रपति जी का रहता है। फिर स्टेटमेंट 3 है कि तीनों सेवा के विषयों पर रक्षा मंत्री का प्रधान सैन्य सलाहकार, तो ये बिल्कुल सही है। सीडीएस की सबसे मुख्य भूमिका यही है कि सीडीएस जो है रक्षा मंत्री का ट्राई सर्विस मामलों पर मुख्य सैन्य सलाहकार होता है। इसमें शामिल है सैन्य नीति, रणनीति, अधिग्रहण, सुधार, यानी बहुत सारी सैन्य चीज़ों पे सलाह देना। वो अगर इसे कुछ फैक्ट्स की बात करें तो पहला सीडीएस कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत थे। वर्तमान में सीडीएस कौन है 2025 में, तो जनरल अनिल चौहान हो गए। विभाग कौन सा है, तो हमने समझा कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, डीएमए। नियुक्ति होती है तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नियुक्ति होती है। अगर इसकी रोल की बात करें, सीडीएस की रोल, तो वही हमने समझा कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अस्थायी अध्यक्ष हो गए, रक्षा मंत्री के प्रधान सलाहकार हो गए। फिर उसके बाद जो है तीनों सेनाओं के समन्वय करते हैं, वो सैन्य सुधारों का संचालन करते हैं। क्या सीडीएस नहीं करता, तो वह तीनों सेवा प्रमुखों पर ऑपरेशनल कमांड नहीं करता, सेनाओं का प्रत्यक्ष संचालन नहीं करता। ये भी ध्यान रखें कि सेनाओं का वो प्रत्यक्ष संचालन नहीं करते हैं। तो फिर हमारा इसमें क्वेश्चन क्या था, वही कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कौन कौन से कर्तव्य पूछ रहा था, तो वही अस्थायी अध्यक्ष बिल्कुल सही है। ये नहीं होगा कि तीनों सेवा प्रधानों के सैन्य कमान, तो ये गलत हो गया। बाकी सभी तीनों सेवाओं के विषयों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार, तो ये सही है। तो हमारा ऑप्शन डी 1 और 3 सही है। आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी आप सभी यहाँ तक देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।